हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट विद जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर इकोसिस्टम का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम चैप्टर के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को लेकर चैप्टर को करेंगे फिनिश। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। आप सभी को याद होगा, अपने पिछले सेशन में हम बिगिन कर चुके थे विद द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम, जिसमें हमने फंक्शनल एस्पेक्ट जैसे कि प्रोडक्टिविटी और डीकॉम्पोजिशन को कवर कर लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा थर्ड फंक्शनल एस्पेक्ट, जिसका नाम है द एनर्जी फ्लो। राइट, अब देखो, एनर्जी फ्लो जैसा कि नाम बता रहा है, यहाँ पर एनर्जी का मूवमेंट देखने को मिलेगा, फ्लो देखने को मिलेगा विद इन एन इकोसिस्टम। अब सवाल ये उठता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या इकोसिस्टम को होती है? यस, डेफिनेटली होती है। इनफैक्ट कोई भी ऐसा इकोसिस्टम नहीं है जो बिना एनर्जी सप्लाई के सर्वाइव कर जाए। तो इसीलिए याद रखिएगा, नो इकोसिस्टम कैन सर्वाइव विदाउट एनर्जी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों कोई भी इकोसिस्टम ऐसा बिना एनर्जी के सप्लाई के सर्वाइव नहीं कर सकता? द रीजन इज वेरी वेल विद इन दी कॉन्सेप्ट। बच्चों देखो, आप सभी ने देखा था इकोसिस्टम के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स का एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है जिसे हम बुलाते हैं बायोटेक कंपोनेंट्स। बायोटेक कंपोनेंट्स बोले तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और आपने ये चीज पढ़ी हुई है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए होती है टू कैरी आउट देयर वाइटल लाइफ प्रोसेसेस, और वो वाइटल लाइफ प्रोसेसेस ही लाइफ को सस्टेन करती है। तो इसका मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट किसको है? इकोसिस्टम के बायोटेक कंपोनेंट्स को, जिनके बिना ये इकोसिस्टम फंक्शनली एक्टिव नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी जो है वो कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड है फॉर ऑल द इकोसिस्टम्स टू सर्वाइव, बिकॉज नो बायोटेक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम कैन सर्वाइव विदाउट एनर्जी। गॉट दिस? चलो, सो जैसा कि मैंने आपको बताया, एनर्जी फ्लो में सिंपली क्या होने वाला है, देखो, मूवमेंट होने वाला है एनर्जी का विद इन एन इकोसिस्टम। अब ये एनर्जी आ कहां से रही है? तो ये एनर्जी आने वाली है फ्रॉम एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आप सिंपली बात जान चुके हो कि जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका अल्टीमेट जो सोर्स ऑफ एनर्जी बनता है, दैट इज द सनलाइट इटसेल्फ। तो इसका मतलब सन जो है वो हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। राइट, तो एक एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी जो है वो इनपुट होती है इनटू द इकोसिस्टम। ओके, और जब वो इकोसिस्टम के अंदर एंटर कर जाती है, अब वो पास ऑन होती रहती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट। तो यहां पर आप देखोगे हर एक ऑर्गेनिज्म, जब हम आगे भी डिटेल में समझेंगे तो आप देखोगे ये एनर्जी का फ्लो फूड चेन के थ्रू होता है, जहां पर हर एक ऑर्गेनिज्म फूड चेन के अंदर एक फंक्शनल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है बेस्ड ऑन कि वो अपना नरिशमेंट किस सोर्स से डिराइव कर रहा है। ओके, और उन पोजीशंस को हम ट्रॉफिक लेवल्स बुलाते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म एक ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई करता है इकोसिस्टम के अंदर, और ये जो एनर्जी है वो यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट में पास हो रही है। इसका मतलब वो हर एक सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे पास ऑन होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? मूवमेंट होगा एनर्जी का विद इन एन इकोसिस्टम फ्रॉम एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रू सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। ये बात समझ में आ गई? इस बेसिक इंट्रोडक्शन को अपने मन में अच्छे से बिठा लो। अब देखो, थोड़ी बहुत और चीजें जानते हैं एनर्जी फ्लो के बारे में, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर बनाएगी। देखो, ये बात तो आप जानते हो कि हमारा जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम्स ऑन द अर्थ, वो क्या है? द सन इटसेल्फ, है ना। और सन का जो बस एक ही एक्सेप्शन है, एक ही ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें सन जो है एनर्जी सप्लाई नहीं करता है। एक्सेप्शन लिख लो, क्योंकि हो सकता है यहां पर क्वेश्चन बन जाए। सो एक्सेप्ट the deep sea hydrothermal ecosystem। ठीक है, so except for the deep sea hydrothermal ecosystem, बाकी जितने भी इकोसिस्टम्स हैं ऑन द अर्थ, उन सभी के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, इट इज द सन इटसेल्फ। ठीक है, द सोलर रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। अब देखो, जितनी भी सोलर रेडिएशन अर्थ पे इंसिडेंट होती हैं, फॉल करती हैं, उनका लेस देन 50% ही फोटोसिंथेसिस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। दैट मींस लेस देन 50% ऑफ द टोटल सोलर रेडिएशन जो अर्थ पे फॉल करती हैं, वही पार्टिसिपेट कर सकती हैं इन द फोटोसिंथेसिस। ऐसी रेडिएशन को हम बुलाते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या बुलाते हैं? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जैसे हम शॉर्टली पार लिखते हैं। ठीक है, तो लेस देन 50% ही है ये।
अच्छा, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कौन सी स्पेक्ट्रम करेगा? हमारा जो, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसमें बहुत सारी रेडिएशंस आती हैं, राइट? उनमें से सिर्फ और सिर्फ जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल स्पेक्ट्रम, ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है बच्चों, जिसकी वेवलेंथ लाया करती है फ्रॉम 400 टू 700 नैनोमीटर्स, केवल यही पार्टिसिपेट करता है फोटोसिंथेसिस में। ओके, सिर्फ और सिर्फ ये वाला स्पेक्ट्रम। ओके, अब ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, अगर फोटोसिंथेसिस में ये पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मींस ये जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट विजिबल स्पेक्ट्रम को ही करती है, बिकॉज यही फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा ना। ओके, सो विजिबल स्पेक्ट्रम या फिर जैसे हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बुलाते हैं, वो पार्टिसिपेट करती है इन फोटोसिंथेसिस, और ये पूरी टोटल सनलाइट का लेस देन 50% होती है। ठीक है, ओके। अब प्लांट्स ना इस टोटल लेस देन 50% जो सोलर रेडिएशन है जिसको वो यूज करने वाली थी, इसका भी सिर्फ 2 से 10% ही यूटिलाइज कर पाती है, कैप्चर कर पाती है, और उसकी मदद से फूड प्रिपेयर करती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फ्रॉम दी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, तो मतलब देखो, पहली चीज, टोटल रेडिएशन का 50% पार है, और इस पार का भी सिर्फ 2 to 10% ही प्लांट्स कैप्चर कर पाते हैं, और एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके फूड प्रिपेयर करते हैं। तो आपने देखा ये जो सिर्फ 2 से 10% ऑफ पार है, जो कि एक्चुअली अगर मैं ये 2 से 10% ऑफ पार बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये टोटल रेडिएशन का कितना परसेंट हुआ, सोच सकते हो? सोचो एक बारी, अगर 50%, लगभग मान लेता हूं, सिर्फ 50% हमारा पार है ऑफ द टोटल रेडिएशन, जिसका 2 to 10% प्लांट्स कैप्चर कर पा रहे हैं, तो क्या हम इसका जो परसेंटेज है वो टोटल इंसिडेंट रेडिएशन के टर्म्स में निकाल सकते हैं? 2 to 10% ऑफ पार मीन्स 1 to 5% ऑफ टोटल सोलर रेडिएशन। ओके, क्योंकि ये 50% था ना, 50% था टोटल सोलर रेडिएशन का पार, और उसका भी 2 to 10%। तो इसका मतलब अगर मैं टोटल सोलर रेडिएशन से कंपेयर करूं इस वैल्यू को, तो ये हो जाएगी 1 to 5% ऑफ दी टोटल सोलर रेडिएशन। सो 1 to 5% ऑफ द टोटल रेडिएशन, या फिर आप कह सकते हो 2 to 10% ऑफ दी पार, इतनी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी ही इस अर्थ पे पूरी लाइफ को सस्टेन कर पा रही है। So this much of an energy is only required to sustain life on earth, और ये पॉसिबल हो रहा है with the help of the plants itself. Okay, because plants ही वो particular organisms हैं जो कि ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, they are the transformers. Why? Because वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं into the chemical energy of the food. ठीक है, तो don't forget these points. तो देखो यहाँ पर जो भी सोलर एनर्जी प्लांट्स कैप्चर करते हैं इन एन इकोसिस्टम, बिकॉज सबसे पहले मैंने बताया प्रोड्यूसर्स ही यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सोलर एनर्जी को कैप्चर करने वाले हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नाउ ये जो एनर्जी प्लांट्स ने कैप्चर करी, उसको अपने अंदर स्टोर भी करी, अब ये एनर्जी फ्लो करती है थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन इकोसिस्टम थ्रू द फूड चेन्स। तो फूड चेन्स के थ्रू ये पास ऑन होती है। ओके, तो जैसे सन से आने वाली एनर्जी है वो प्रोड्यूसर्स ने अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर ली, सोलर एनर्जी को। नाउ इसको, इस प्लांट को कंज्यूम करने वाले कुछ हेटेरोट्रॉफ्स जिन्हें हम कंज्यूमर्स बुलाते हैं, उनमें ये पास ऑन होती है थ्रू वेरियस फूड चेन्स, राइट। तो यहां पर आपने देखा जो फ्लो ऑफ एनर्जी है इकोसिस्टम के अंदर वो यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल कैसे आएगी, वो कहां से, फ्रॉम द सन। सन से आने के बाद वो जाएगी इनटू द प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर से वो जाएगी इनटू द कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स विच आर दी हेटेरोट्रॉफ्स, बिकॉज ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर्स विच आर दी ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटो मीन सेल्फ प्रिपेयरिंग, है ना, अपना सेल्फ फूड प्रिपेयर करते हैं ये। इसीलिए यहां पर मूवमेंट देखने को मिल रहा है ऑलवेज फ्रॉम द सन टू द प्रोड्यूसर एंड देन फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। तो ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है इकोसिस्टम के अंदर, इट इज यूनिडायरेक्शनल। ओके, गॉट दिस पॉइंट वेरी वेल। चलिए, तो यहां पर हमने देखा एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम के अंदर थ्रू हो रहा है द फूड चेन बच्चों। सो अब बारी आती है फूड चेन के बारे में डिस्कस करने की। सो लेट अस नाउ टेक अप द फूड चेन्स इन डिटेल।
तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं विद द फूड चेन। एंड आई नो ये टॉपिक आपने अपनी जूनियर क्लासेस से पढ़ रखा है एंड इसके कोई भी फैक्ट्स आपसे छुपे नहीं है। इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई नो ये टॉपिक आप सभी को इरेलीवेंट लगेगा टू बी डिस्कस्ड एट दिस टाइम, बट द थिंग इज सिंस ये हमारे लेक्चर की कंटिन्यूटी को बनाता है वी विल हैव टू डिस्कस इट और इसको हम शॉर्टली ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वील बिगिन विद फूड चेन नाउ। फूड चेन है क्या, जैसा आप सभी जानते हो ये एक ऐसा सीक्वेंस है ऑर्गेनिजम्स का या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का विद इन एन इकोसिस्टम जहां पर एनर्जी का फ्लो देखने को मिलता है। वो एनर्जी कौन सी होगी? द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड। तो फूड के फॉर्म में जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है उसका पासिंग ऑन देखने को मिलेगा, उसका ट्रांसफर देखने को मिलता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में। और ये जो ट्रांसफर होता है इट अकर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। ओके, तो यानी कि यहां पर एक ऑर्गेनिज्म लोअर ऑर्गेनिज्म अपने से लोअर ऑर्गेनिज्म को फीड करके ईट करके उसकी केमिकल एनर्जी ऑफ फूड को कैप्चर करेगा, बट यही ऑर्गेनिज्म किसी हायर ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जाएगा और इसकी एनर्जी उसमें पास होगी। तो यहां पर सीक्वेंस चलता रहता है ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि दो टाइप की फूड चेन्स नेचर में वर्क करती हुई मिलेंगी। सबसे पहले जो सबसे कॉमन फूड चेन है इसे हम बुलाते हैं द ग्रेजिंग फूड चेन। और सिंस इस फूड चेन में प्रेडेशन हर स्टेप पे आकर करता है तो इसको हम बुलाते हैं इवन द प्रेडेटर फूड चेन। शॉर्टली इसको हम GFC लिखते हैं बिकॉज ऑफ इट्स एक्रोनिम। सो ग्रेजिंग फूड चेन GFC एंड द अदर वन जो कि आपको मिलेगी इट इज कॉल्ड द डेट्राइटस फूड चेन, जिसे हम शॉर्टली DFC बुलाते हैं। और ये जो डेट्राइटस फूड चेन है ये हमेशा बिगिन करती है फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर। ओके, तो जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स होंगे या उनका ऑर्गेनिक मैटर या वेस्ट मटेरियल होगा उससे ये बिगिन करेगी और इसीलिए इस पे आपको डिकम्पोजर्स का रोल देखने को ज़्यादा मिलता है और इसीलिए हम इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड चेन को सैप्रोफिटिक फूड चेन भी बुलाते हैं। फाइन, क्योंकि ये अपना जो भी नरिशमेंट एनर्जी ले रहे हैं ना, केमिकल एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं फूड के फॉर्म में, वो हमेशा डेड ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में हो रहा है, राइट। इसीलिए जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना नरिशमेंट किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर से डिराइव करते हैं वो सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। इसीलिए सिंस यहाँ पर सैप्रोफाइट्स का रोल देखने को मिलेगा द फूड चेन वुड बी कॉल्ड सैप्रोफिटिक फूड चेन। आइए अब हम इन दोनों को ही सेपरेटली स्टडी करके डिटेल में समझते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आता है ग्रेजिंग फूड चेन, राइट, शॉर्टली GFC। और इवन इसको हम क्या बुलाते हैं, इसको भी लिख लेते हैं प्रेडेटर फूड चेन, इसका दूसरा नाम है। सो लेट अस राइट डाउन, ये इवन कहलाती है द प्रेडेटर फूड चेन, ठीक है। नेचर में देखी जाने वाली सबसे कॉमन फूड चेन, ठीक है। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फूड चेन और इसको हम प्रेडेटर फूड चेन क्यों बुलाते हैं? बिकॉज प्रेडेशन अकर एट ईच स्टेप, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म लोअर ऑर्गेनिज्म के लिए प्रेडेटर की तरह एक्ट करता है बट इटसेल्फ बिकम्स अ प्रे फॉर द हायर ऑर्गेनिज्म। इसीलिए यहां पर प्रेडेशन एवरी स्टेप पे देखने को मिलेगा। और एक और चीज बता दूं, ये मेजर कॉन्डुइट है, मेजर चैनल है फॉर द एनर्जी ट्रांसफर इन एन इकोसिस्टम विच इज एक्वाटिक। देखो, हम मानते हैं कि जितनी भी हम फूड चेन नॉर्मली ग्रेजिंग फूड चेन देखते हैं ना, हम सोचते हैं कि जो भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होता होगा, बट द फैक्ट इज जस्ट ऑपोजिट। इनफैक्ट जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं उनमें आपको डेट्राइटस फूड चेन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर सबसे ज़्यादा मिलता है रादर देन द ग्रेजिंग फूड चेन। इनफैक्ट ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो मेजर एनर्जी सोर्स जो है एनर्जी ट्रांसफर का जो सोर्स बनता है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम में बनता है। तो दिस इज समथिंग विच इज आयरॉनिकल, ठीक है। और इस पॉइंट को इसीलिए आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सिंपल फूड चेन कैसे वर्क करती है आपको देखना है। देखो, आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला ये फूड चेन में जो केमिकल एनर्जी है वो कौन कैप्चर करने वाला है? केमिकल एनर्जी पहली चीज बनाएगा ही कौन? वो आते हैं प्रोड्यूसर्स। क्यों? क्योंकि केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होके बन रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन किसका हो रहा है? फ्रॉम दी लाइट एनर्जी। तो सन से आने वाली लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं दी प्लांट्स विच आर कॉल्ड दी प्रोड्यूसर्स। और जैसे कि यहाँ पर ग्राफ दिखाया जा रहा है, वो क्या करेंगे? केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड के फॉर्म में उस सोलर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। नाउ ये प्रोड्यूसर को या इस ग्रास को लेट सपोज फीड ऑन करता है दिस ग्रास हॉपर, ठीक है। अब ये ग्रास हॉपर ने इस प्रोड्यूसर को ईट किया है बच्चों, प्रोड्यूसर को ईट किया, दैट मीन्स यहां पर उसने कंज्यूम किया है डायरेक्टली प्रोड्यूसर को। तो ये क्या हुआ? ये कंज्यूमर हुआ क्योंकि इसने अपना खाना खुद नहीं बनाया, इसने कंज्यूम किया है द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्रोड्यूसर और इसने डायरेक्टली उस फूड को उस प्रोड्यूसर से डिराइव किया है। इसीलिए ये बन जाता है प्राइमरी कंज्यूमर।
अब ये जो मैं लेवल्स बता रहा हूं ना, प्रोड्यूसर, प्राइमरी, कंज्यूमर, इवन आगे आते जाएंगे हमारे पास, वो सभी बनाते हैं द ट्रॉफिक लेवल्स। तो इसीलिए मैं ट्रॉफिक लेवल्स का ये जो टर्म है आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, ठीक है। सो व्हाट इज अ ट्रॉफिक लेवल, ये जान लो पहले तो। सो यहां पर ये ट्रॉफिक लेवल का नाम जाने बिना हमारा कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। तो ट्रॉफिक लेवल क्या है? इट इज अ स्पेसिफिक पोजीशन occupied by an organism in a food chain depending on their source of nutrition। उनको अपना खाना मिल कहां से रहा है, इसके बेसिस पे फूड चेन में हर ऑर्गेनिज्म अपना एक स्पेसिफिक पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, जिसे हम ट्रॉफिक लेवल बताते हैं। तो यहां पर देखो, ये जो ग्रास हॉपर है ना, दिस ग्रास हॉपर, ये ग्रास हॉपर इस फूड चेन में कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है? देखो, ये ऑक्यूपाई कर रहा है द पोजीशन जिसमें वो डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है प्लांट को, द प्रोड्यूसर को। तो ये बन गया प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बन गया? प्राइमरी कंज्यूमर। इसने डायरेक्टली, सबसे पहला कंज्यूमर है ये, जिसने डायरेक्टली प्लांट को फीड ऑन किया। नाउ इस ग्रास हॉपर को फूड चेन में नेक्स्ट कैन बी ईटन बाय द फ्रॉग। तो इसको फ्रॉग खा सकता है, ठीक है। फ्रॉग ने खाया। अब फ्रॉग ने जो केमिकल एनर्जी प्लांट ने बनाई थी उसको डायरेक्टली ईट नहीं किया, उसको इनडायरेक्टली ईट किया थ्रू द ग्रास हॉपर। तो इसका मतलब इसने भी कंज्यूम ही किया है, राइट? फ्रॉग ने भी कंज्यूम किया, ये भी कंज्यूमर है, लेकिन इसने उस एनिमल को ईट किया है जिसने प्लांट को डायरेक्टली ईट किया था। तो ये क्या बन गया? सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। गॉट दिस पॉइंट वेल? इस तरीके से आप देखोगे फ्रॉग को जब एक स्नेक खाएगा फूड चेन में, तो ये भी एक कंज्यूमर होगा, बट ये टर्शियरी कंज्यूमर, बिकॉज इट इज कमिंग थर्ड इन द क्यू, ओके, ऑफ द कंज्यूमर। सबसे पहले ग्रास हॉपर, फिर फ्रॉग, फ्रॉग के बाद थर्ड नंबर पे आ रहा है आपके पास कंज्यूमर के तौर पे एक स्नेक। इसका मतलब ये एक टर्शियरी कंज्यूमर है। एंड टर्शियरी के बाद इवन कॉटनरी भी हो सकता है, इवन कई बारी जो है आपको लास्ट भी स्टेज देखने को मिल सकती है। तो यहां पर इट कैन बी फाइनल कंज्यूमर, या फिर इसको हम टॉप कंज्यूमर भी बुला सकते हैं। तो आपने देखा यहां पर ये क्या हो गया? एक हॉक जो कि इस स्नेक को खाएगा। एंड फाइनली इस सभी की सभी ऑर्गेनिज्म जब डाई करेंगे, दे आर गोइंग टू बी डीकम्पोज्ड बाय द डीकम्पोजर्स, जिसमें आते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। सो ग्रेविंग फूड चेन में कौन कौन से कंपोनेंट्स मिल रहे हैं आपको? प्रोड्यूसर्स मिल रहे हैं, कंज्यूमर्स मिल रहे हैं, डीकम्पोजर्स मिल रहे हैं, राइट? और यहां पर हर एक जन जो है वो एक ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर रहा है, हर एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म एक ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर रहा है। इस तरीके से फूड चेन जो है वो आपको 3 ट्रॉफिक लेवल्स, 2 ट्रॉफिक लेवल्स, 4 ट्रॉफिक लेवल्स की भी देखने को मिल सकती है, बट 5 तक शायद ही आपको मिले, बिकॉज इतने बार पास ऑन होने पर भी ना जो एनर्जी है, क्योंकि आप देखोगे जब भी एनर्जी ट्रांसफर होता है वो कंप्लीटली एफिशिएंट नहीं है। दैट मींस एक ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में 100% केमिकल एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है, राइट? ये आप आगे पढ़ोगे। सो एनर्जी जो है वो काफी हद तक लूज हो जाती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज हो जाती है। ओनली वेरी लेस परसेंट, विच इज 10% ऑफ द टोटल एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल की ही पास ऑन होती है टू द नेक्स्ट। इसीलिए अगर हम 10% हर एक लेवल पे निकालेंगे और अगर हम 5th ट्रॉफिक लेवल तक जाते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होगा 5th ट्रॉफिक लेवल पे वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। इसीलिए फूड चेन जो है वो 4 ट्रॉफिक से 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल से ज्यादा नहीं होती हैं, ठीक है। इस बात को समझना। तो यानी कि नॉर्मली क्वार्टरनरी जो हमारे पास कंज्यूमर्स होते हैं उससे ज़्यादा ट्रांसफर, यानी कि उससे ज़्यादा आपको एनर्जी ट्रांसफर नहीं मिलेगा किसी और ट्रॉफिक लेवल पे, ओके। और याद रखिएगा, सिंस ये जो ग्रास हॉपर ने डायरेक्टली प्लांट को ईट किया, तो ये एक तरीके का हर्बीवोर हुआ, राइट? ये क्या हुआ? हर्बीवोर। तो याद रखना है, हर्बीवोर जो है वो डायरेक्टली प्लांट को कंज्यूम करते हैं, इसलिए वो हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर मिलेंगे, ओके। और यहां से फ्रॉग जो है ये एक सेकेंडरी कंज्यूमर भले ही था, बट इसने एक एनिमल को ईट किया है, एनिमल को ईट किया ना, तो ये कार्निवोर हुआ। तो ये पहला कार्निवोर है इस फूड चेन में, इसीलिए ये बन जाता है द प्राइमरी कार्निवोर। स्नेक भले ही टर्शियरी कंज्यूमर है, बट आप देखोगे ये सेकंड कार्निवोर है इस फूड चेन का। तो ये क्या बन गया? सेकेंडरी कार्निवोर, ठीक है। ये फाइनल कंज्यूमर यहां पर क्या हो जाएगा? ये हमारा
टर्शरी कार्निवोर हो जाएगा इन द फूड चेन एंड दिस वे इट गोज ऑन। तो याद रखना है हर्बीवोर्स हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, प्राइमरी कार्निवोर हमेशा सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, सेकेंडरी कार्निवोर हमेशा टर्शरी कंज्यूमर होंगे एंड सो ऑन, राइट। तो ये रिलेशनशिप भी आपको याद रखने हैं, ओके। और याद रखना है जो हर्बीवोर्स हैं वो आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कुड बी इंसेक्ट्स, दे कुड बी इवन बर्ड्स, राइट। इट कैन बी लाइक ऑल ऑफ दीज जो भी आपको मिल सकते हैं ना, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, मोस्टली आपको हर्बीवोर्स मिलेंगे इन केस ऑफ दी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जहां पर वो प्राइमरी कंज्यूमर की पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। वाइल एक्वाटिक इकोसिस्टम में दिस पोजीशन कैन बी ऑक्यूपाइड बाय द मोलस्क्स। तो हर्बीवोर्स जो है एक्वाटिक इकोसिस्टम में मोलस्क्स हो सकते हैं, बट टेरेस्ट्रियल में इट कुड बी इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। बात समझ में आ गई? चलो, तो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रेजिंग फूड चेन। आई होप इसके कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। नाउ अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द डेट्राइटस फूड चेन, जिसे हम शॉर्टली डीएफसी बुलाते हैं। नाउ डेट्राइटस फूड चेन, अब डेट्राइटस आपको पता ही है, इट इज द फ्रेशली डिपॉजिटेड ऑर्गेनिक मैटर, है ना, डेड ऑर्गेनिक मैटर, ओके, व्हेन आई टॉक अबाउट इट। तो यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर होने वाला है फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो आपने देखा ग्रेजिंग फूड चेन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और मैंने बोला वहाँ हर स्टेप पे प्रेडेशन होता है। प्रेडेशन होगा तो इसका मतलब जो प्रे है वो तो किल हो जाएगा। जब वो प्रे किल हो जाता है, ओके, तो वो भी तो पेरिश होना चाहिए ना, उसमें भी कुछ एनर्जी स्टोर रह गई होगी उसकी बॉडी के अंदर भी, राइट। ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ इट कैन बी ईटन बाय द प्रेडेटर इटसेल्फ, बट अगर कुछ अमाउंट ऑफ फ्लेश छूट जाता है तो उस पे बिगिन करती है अनदर फूड चेन, ओके। और वो जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उस पे ये फूड चेन जिसका नाम है डेट्राइटस फूड चेन वर्क करता है। और इसको हम इवन किस नाम से बुलाते हैं, क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना नरिशमेंट डिराइव कर रहा है, इसीलिए इस फूड चेन को हम सैप्रोफिटिक फूड चेन भी बुलाते हैं, ठीक है, फाइन। नाउ लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। ये जो, जैसा कि मैंने ये पॉइंट आपको पहले भी क्लियर कर दिया था, ये मेजर कॉन्डुइट है, मेजर चैनल है फॉर द एनर्जी ट्रांसफर इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होता है थ्रू डेट्राइटस फूड चेन, और एक्वाटिक इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होता है थ्रू दी ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। डोंट फॉरगेट ऑल दीज पॉइंट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट इज अ स्टार मार्कर पॉइंट, ठीक है। चलो, तो देखो जब भी कोई भी फ्लैश पीसेस आपको एक एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम में मिलते हैं, उनको सबसे पहले लार्जर फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करते हैं द स्कैवेंजर्स। तो यहाँ पर बिगिनिंग होती है विद द स्कैवेंजर्स। नाउ उनको बड़े बड़े पीसेस में ब्रेक कर दिया। नाउ उन बड़े पीसेस पे एक्ट करते हैं सर्टेन वर्म्स लाइक क्रीचर, जिन्हें हम बुलाते हैं डेट्राइटिवोर्स। तो डेट्राइटिवोर्स जैसे कि अर्थवर्म्स, राइट, हमने अर्थवर्म्स देखे थे, हमने कुछ बीटल्स देखी थी, राइट। वो सभी क्या करती हैं, वो उन पर्टिकुलर लार्जर पीसेस को और भी छोटे छोटे पीसेस में हाईली पल्वराइज्ड स्टेज में उसको ब्रेक करती है, ओके, और उसको बहुत ही फ्रैगमेंट कर देती है। तो वो दे अंडरगो फ्रैगमेंटेशन बाय द एक्टिविटी ऑफ डेट्राइटिवोर्स, है ना। तो जब भी ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इन डेट्राइटिवोर्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास ऑन होकर बाहर आता है, तो वो हमेशा बहुत ही हाईली पल्वराइज्ड स्टेट में होगा। नाउ डेट्राइटिवोर्स ने उसको हाईली पल्वराइज्ड यानी कि बहुत ही टाइनी टाइनी पीसेस में ब्रेक कर दिया है। नाउ उन टाइनी पीसेस पे एक्ट कर सकते हैं द डीकम्पोजर्स व्हिच आर नथिंग बट द बैक्टीरिया एंड फंजाई। सो इन पे एक्ट करेंगे बैक्टीरिया एंड फंजाई। और ये बैक्टीरिया एंड फंजाई कैसे वर्क करते हैं इसको हमने डिकम्पोजिशन में देख ही लिया था। कैटाबॉलिज्म कैसे ब्रिंग अबाउट करेंगे, ये रिलीज करते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ओवर द फ्रैगमेंटेड पीसेस, और उसके बाद उनका सॉल्युबलाइजेशन कॉज करते हैं। तो यानी कि जो भी फ्रैगमेंटेड पीसेस हैं उन पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट करते हैं द ब्रेकडाउन ऑफ द डेड एंड डिकेइंग एंड इवन द वेस्ट मटेरियल, और उसके बाद जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स उससे रिलीज होंगे उसको वो सब्सिक्वेंटली अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर डेट्राइटस फूड चेन के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डेट्राइटस फूड चेन एज वेल। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, नेचर में फूड चेन सिंपली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मतलब आप देखोगे कि हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा कि एक ऑर्गेनिज्म भले ही एक फूड चेन में एक स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर रहा है, बट किसी दूसरी फूड चेन में भी वो कोई दूसरी ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर सकता है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म केवल एक ही टाइप का फूड नहीं खाता है, वो अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं, और वो अलग अलग फूड जो है वो उसके अलग अलग फूड चेन का हिस्सा होंगे,
ओके तो इसका मतलब वो हर एक फूड चेन में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर रहेगा, और इसीलिए आप देखोगे नेचर में सिंपल फूड चेन्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन एग्जिस्ट करता है, जिसे हम बुलाते हैं द फूड वेब। तो फूड वेब है क्या? एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है ऑफ द फूड चेन जो कि इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और ये ऐसा क्यों एग्जिस्ट करता है? बिकॉज बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि ईट करते हैं मोर देन वन काइंड ऑफ फूड, ईच फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द डिफरेंट फूड चेन्स। लेट अस सी हाउ दिस वर्क्स। आपके सामने यहाँ पर एक फूड वेब दिखाया जा रहा है। लेट अस ट्राई टू सी हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फूड वेब टेक्स प्लेस। इमेजिन ये हमारे पास हमारा प्रोड्यूसर है, प्लांट ने फूड प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको, यहाँ अगर ध्यान से देखोगे, इस प्रोड्यूसर की लीव्स को या इसके सीड्स को लेट्स सपोज ये स्पैरो ने ईट किया, ठीक है, या फिर इस बर्ड ने ईट किया। सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर फूड चेन की अगर मैं बात करने जा रहा हूं तो देखो यही मेरा क्या है, दिस इज गोइंग टू बी प्रोड्यूसर। नाउ ये जो बर्ड है ओवर हियर इन दिस फूड चेन, कैन यू टेल मी कौन सा ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर रही है? ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर को ईट कर रही है। दैट मीन्स इन दिस फूड चेन ये एक्ट कर रही है एज प्राइमरी कंज्यूमर। कर रही है कि नहीं? ये प्राइमरी कंज्यूमर की तरह एक्ट कर रही है बच्चों। ओके, प्राइमरी कंज्यूमर बोले तो वी आर टॉकिंग अबाउट दी हर्बीवोर्स, डायरेक्टली फीड कर रही है ना लीव्स को या फिर सीड्स को, तो वो हर्बीवोर हुआ। नाउ इस प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि इस बर्ड को यहाँ पर कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, ईट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ये स्नेक कर रहा है, और ये स्नेक क्या बन रहा है? द स्नेक इज एक्टिंग एज अ सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड स्नेक को हॉक खा रहा है भाई, और हॉक यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? टर्शरी कंज्यूमर। कैन यू सी ये वाली फूड चेन, ठीक है। तो इस फूड चेन में मैंने यहाँ पर अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखा है दिस बर्ड। ये बर्ड यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर है, बट इमेजिन ये बर्ड सीड के अलावा अगर इंसेक्ट्स के कैटरपिलर्स को, उनके लार्वल स्टेजेस को भी ईट करती हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, अगर इस प्लांट को फीड ऑन करता है ये कैटरपिलर, सो ये कैटरपिलर जो हुआ डायरेक्टली फीड कर रहा है इस प्लांट को, तो इसका मतलब इस वाली फूड चेन में ये एक्ट कर रहा है एज द प्राइमरी कंज्यूमर, एंड इस कैटरपिलर को ईट करती है नाउ दिस बर्ड। तो इसका मतलब मैं अगर इसको हाईलाइट कर दूं या फिर किसी और टर्म्स में ले लूं, तो यानी कि इस वाली फूड चेन की बात हो रही है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है, तो यहां पर ये डायरेक्टली नहीं खा रही है इस प्लांट को, इस प्रोड्यूसर को, बल्कि उस ऑर्गेनिज्म को खा रही है जिसने प्लांट को डायरेक्टली फीड किया है। तो ये क्या बन गई? एक सेकेंडरी कंज्यूमर। तो आपने देखा ये जो बर्ड थी, ये बर्ड दो ट्रॉफिक लेवल साइमल्टेनियसली ऑक्यूपाई कर रही है इन टू डिफरेंट फूड चेन्स, क्योंकि इसकी फीडिंग हैबिट्स जो हैं वो वेरिएबल हैं। वो डायरेक्टली सीड्स भी खा सकती है, यानी कि वो हर्बीवोरी भी कर सकती है, वो इंसेक्ट्स के कैटरपिलर भी खा सकती है, तो इसका मतलब वो एक कार्निवोर की तरह भी एक्ट कर सकती है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर अलग अलग फीडिंग हैबिट्स के चलते एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अलग अलग फूड चेन के अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स को ऑक्यूपाई कर सकता है, और इस तरीके से ये फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं, और इस इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स को ही हम क्या बुलाते हैं? द फूड वेब, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फूड वेब का, ठीक है। चलो अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, एंड इट इज कॉल्ड द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। भाई ये जो एनर्जी का पास ऑन हो रहा है, केमिकल एनर्जी का ट्रांसफर होने वाला है इन द फूड चेन्स, वो आखिर क्या 100% एफिशिएंट है? जी नहीं, कोई भी प्रोसेस नेचर में 100% एफिशिएंट नहीं है, ये तो हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है, राइट। हर ही प्रोसेस के साथ साथ कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस एसोसिएटेड होता है। ऐसा ही यहाँ पर आपको इकोसिस्टम में भी एनर्जी ट्रांसफर के दौरान देखने को मिलता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कितना % एनर्जी ट्रांसफर होगा, तो सिर्फ 10% ऑफ द एनर्जी जो कि एक ट्रॉफिक लेवल पे स्टोर होती है वो पास ऑन होती है फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट। इसीलिए इस लॉ को हम बुलाते हैं द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, जैसे प्रपोज किया था लिंडमैन ने इन द ईयर 1942। इट स्टेट्स ओनली, क्या बोलता है ये? 10%, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो हर ट्रॉफिक लेवल पे जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड है उसका केवल 10% ही आगे पास ऑन होगा। तो इमेजिन करते हैं प्रोड्यूसर्स ने सनलाइट को यूटिलाइज किया और लेट्स सपोज 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लिया इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो इसके पास लेट्स सपोज 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है प्रोड्यूसर्स लेवल पे, ठीक है। अब जब इस प्रोड्यूसर को एक प्राइमरी कंज्यूमर फीड ऑन करेगा,
लेट्स सपोज एक डियर फीड करता है, ठीक है, तो दिस इज माय डियर। तो आप देखो कि इसके पास इस 1000 जूल का केवल 10% ही पास ऑन हो पाएगा। दैट मीन्स 10% ऑफ 1000 वुड बी हाउ मच? इट वुड बी 100 जूल्स। तो यानी कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ 100 जूल्स ही पास ऑन होगा। 100 जूल्स का भी सिर्फ 10% नेक्स्ट, यानी कि जो ट्रॉफिक लेवल पे ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट मीन्स हमारा जो कार्निवोर है, द सेकेंडरी कंज्यूमर, उसमें भी 10%, तो इसका कितना हो जाएगा? केवल 10 जूल वुड बी पासिंग डाउन। इस तरीके से हमेशा एक लोअर से हायर ट्रॉफिक लेवल पे जैसे जैसे आप पास ऑन करते जाओगे, हमेशा एक चीज पाओगे कि केवल 10% ऑफ द एनर्जी इज गोइंग टू बी ट्रांसफर। दैट मीन्स विद इंक्रीजिंग ट्रॉफिक लेवल जो एनर्जी ट्रांसफर है इट डिक्रीजेस, ठीक है, एनर्जी जो है वो कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन। और रिमेनिंग लेवल पे जितनी भी एनर्जी लॉस हुई, फॉर एग्जांपल यहां पर देखा आपने 1000 में से सिर्फ 100 ही पास हुई है, इसका मतलब जो 900 जूल्स हैं ओवर हियर, या यहां पर 100 में से सिर्फ 10 ही पास हुई, इसका मतलब जो 90 जूल्स हैं ओवर हियर, दे ऑल गेट लॉस्ट इन respiration as heat. So they are lost in respiration and as heat. ठीक है, तो डोंट फॉरगेट दीज कॉन्सेप्ट्स। तो यहां पर हमेशा याद रखना है, नो एनर्जी ट्रांसफर जो है वो 100% एफिशिएंट होगा, उसका मैक्सिमम अमाउंट दैट इज 90% जो है वो लॉस हो जाएगा, केवल 10% ही पास ऑन होता है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट, ठीक है। और ये इन अकॉर्डेंस है विद द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट स्टेट्स कि कोई भी नेचर में कोई भी एग्जिस्टिंग जो भी प्रोसेस है वो 100% एफिशिएंट नहीं होती, इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम एनर्जी लॉसेस, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए हैं रिगार्डिंग एनर्जी फ्लो आपको क्लियरली समझ आए होंगे। तो बच्चों अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं विद अ वेरी सिग्निफिकेंट टर्म जिसे हम बुलाते हैं द स्टैंडिंग क्रॉप। ओके, स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? देखो, स्टैंडिंग क्रॉप एक फैंसी सा नेम दिया गया है टू द मास ऑफ ऑल द लिविंग मटेरियल जो कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट है एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना लिविंग मैटर प्रेजेंट है, लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है, उसका जो टोटल मास है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द स्टैंडिंग क्रॉप। तो ये बेसिकली मेजर होता है ऑफ द मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो, जिसे हम बायोमास बुलाते हैं, या फिर इनको हम टर्म्स ऑफ देयर नंबर्स भी मेजर कर सकते हैं इन अ यूनिट एरिया। मतलब एक यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, दैट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटिंग द स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। ओके, अब इसको एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है? सिंस ये एक मास है, ऑब्वियसली इसकी यूनिट जो होंगी वो आपके किलोग्राम्स में होंगी। सो ये एक्सप्रेस किया जा सकता है एज फ्रेश और ड्राई वेट के फॉर्म में। तो इसको फ्रेश वेट के फॉर्म में भी ले सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म का, या फिर उसका जो वाटर कंटेंट है उसको रिमूव करने के बाद उसका ड्राई वेट भी लिया जा सकता है। तो दैट इज गोइंग टू बी अनदर थिंग। अब यहीं पर स्टैंडिंग क्रॉप से मिलता जुलता एक और टर्म मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं जो कि एक्चुअली हमारे अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, बिकॉज ये आता था अंडर द टॉपिक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो कि सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। बट सिंस ये फंक्शनल एस्पेक्ट है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हमारे इकोसिस्टम का, उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन ही मैं आपको दूंगा और उसके साथ ही इस टर्म को भी इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। बिकॉज अगर आप स्टैंडिंग क्रॉप जानते हो तो आपको स्टैंडिंग स्टेट भी जानना चाहिए। तो अनदर जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट। ये बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में सॉइल में कितने अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। ओके, सो न्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम एक्सेट्रा, ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट है इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम, ये रिप्रेजेंट करता है स्टैंडिंग स्टेट को। तो स्टैंडिंग क्रॉप क्या हुआ? स्टैंडिंग क्रॉप इज द mass of all the living matter which is present at a trophic level, okay, at a specific time। और स्टैंडिंग स्टेट क्या हुआ? अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है एट अ गिवन टाइम। ये दो टर्म्स आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है टू रिमेंबर, सो डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर देम, और साथ ही साथ इनको डिफरेंशिएट भी करना जानिए। क्रॉप वर्ड लगा रहा है तो यहाँ पर आप बायोमास से रिलेट कीजिए, स्टेट बता रहा है तो स्टेट में यहाँ पर आप न्यूट्रिएंट से इसको कंपेयर कीजिए, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट दीज डिफरेंसेस एंड द पॉइंट्स रिगार्डिंग स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टेट। तो बच्चों अब हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को टेकअप करने वाले हैं जिसका नाम है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स जिन्हें हम एक और नाम से बुलाते हैं, वी इवन कॉल देम एल्टोनियन पिरामिड्स। क्या बुलाते हैं इन्हें हम? एल्टोनियन पिरामिड्स। इवन इसको एल्टोनियन पिरामिड्स क्यों बुलाते हैं इस बात को भी जान लीजिए, बिकॉज इन पिरामिड्स को सबसे पहली बार डिवाइस किया था
चार्ल्स एल्टन ने, और दैट टू इन द ईयर 1927। ठीक है, अब ये हैं क्या, ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं क्या? ये कुछ ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि इकोसिस्टम में प्रेजेंट जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनके बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। सो कुछ ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि रिलेशनशिप बनाते हैं या फिर बताते हैं, जो कि शेयर होता है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स विद इन एन इकोसिस्टम। अब कौन कौन से वो रिलेशनशिप है जिनको ये एक्सप्रेस कर सकते हैं? अब रिलेशनशिप शेयर्ड बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स कैन बी इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर के टर्म्स में हो सकता है, बायोमास के टर्म्स में हो सकता है, या फिर एनर्जी के टर्म्स में हो सकता है। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट दिस। इन सभी के टर्म्स में हम यहाँ पर ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं, और जैसा नाम बता रहा है पिरामिड, तो टिपिकल पिरामिड जैसा ही शेप आपको मिलने वाला है। ओके, इसीलिए इन सभी रिलेशनशिप में जब हम पिरामिड्स को ड्रॉ करते हैं ना, तो दे इंडिविजुअली फॉर्म अलग अलग टाइप के पिरामिड। जैसे एक को अगर हम नंबर न्यूमेरिकल रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं तो हम उसको बुलाएंगे द पिरामिड ऑफ नंबर। अगर हम बायोमास के टर्म्स में उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वी विल से पिरामिड ऑफ बायोमास। एंड अगर एनर्जी के टर्म्स में हम रिलेशनशिप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इट वुड बी कॉल्ड द पिरामिड ऑफ एनर्जी। एक एक करके हम इन सभी टाइप के पिरामिड्स को स्टडी करते हैं इन डिटेल नाउ। तो बच्चों, लेट अस नाउ बिगिन विद द पिरामिड्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहला टाइप का पिरामिड, देखो कोई भी टाइप का पिरामिड हम डिस्कस करें उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स जान लो। एक पिरामिड का आपने देखा है कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है, जहां पर जो बेस होता है एक पिरामिड का वो हमेशा आपको ऐसे ब्रॉडर नजर आएगा, और उसका जो एपेक्स वाला पोर्शन है, टिप वाला पोर्शन, वो हमेशा नैरो नजर आता है। ठीक है ना? ओके, अब एक चीज आपको इकोलॉजिकल पिरामिड से रिलेटेड यही याद रखनी है, किसी भी टाइप के पिरामिड में, कोई भी इकोलॉजिकल पिरामिड हो, जो बेस होगा वो हमेशा प्रोड्यूसर्स ऑक्यूपाई करेंगे, यानी कि प्लांट्स ऑक्यूपाई करेंगे, और जो एपेक्स होगा इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑक्यूपाइड बाय द टॉप कंज्यूमर और द टॉप कार्निवोर। रिमेंबर, चाहे किसी भी टाइप का इकोलॉजिकल पिरामिड क्यों ना हो, इररिस्पेक्टिव कि उसके पास कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, कितना उसकी रिलेटिव अबंडेंस है, या फिर कितना उसके पास बायोमास है, वो डिपेंड नहीं करेगा। बट हमेशा बेस प्रोड्यूसर ऑक्यूपाई करेंगे, और जो एपेक्स है वो टॉप कार्निवोर या तो फिर टॉप कंज्यूमर ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट। ओके, सो यहाँ पर लेट्स बिगिन विद द पिरामिड ऑफ नंबर नाउ। पिरामिड ऑफ नंबर, जैसा कि नाम बता रहा है, ये न्यूमेरिकल रिलेशनशिप शो करता है या फिर एक्सप्रेस करता है बिटवीन दी ऑर्गेनिजम्स जो कि फूड चेन में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे प्रेजेंट है। तो फूड चेन में आपने देखा है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स हैं, और अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे कितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं इन देयर नंबर, वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, और जनरली ये आपको अपराइट मिलेगा, बट ये जनरलाइजेशन को आपको हमेशा ट्रू नहीं मानना है, इसमें कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। ओके, पहले तो हम एक नॉर्मल केस ले लेते हैं, जैसे कि एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। सो वी आर टेकिंग अप एन एग्जांपल ऑफ अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। देखो, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या हैं? द ग्रासेस, राइट? और ग्रासेस हमेशा अबंडेंट अमाउंट में सबसे ज्यादा होंगी, राइट? सो उनमें ग्रासेस का नंबर जो है सबसे ज्यादा है, इसीलिए आपको इसका जो थिकनेस होगा ना इस बार का, प्रोड्यूसर के बार का, देखो यहाँ पर जो पिरामिड्स हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, उनको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और ज्यादा अप्रोप्रिएट वे में उनको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बार्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। तो ये जो बार है, सबसे नीचे वाला बार है, वो बता रहा है द बेस ऑफ द पिरामिड, राइट? तो ये सबसे नीचे वाला जो बार होगा वो प्रोड्यूसर का होगा, और सिंस प्रोड्यूसर का अमाउंट सबसे ज्यादा है इन दैट नंबर, वो आपको यहाँ पर सबसे वाइड नजर आएगा। तो जितनी ज्यादा विड्थ होती है एक आप कह सकते हो इस बार की, वो बताता है कि कितनी रिलेटिव अबंडेंस होगी उस पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स की इन कंपैरिजन टू द अदर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स विच आर दी हर्बीवोर्स, और ग्रासेस को खाने वाले जो ग्रास हॉपर्स हैं, इनका नंबर ग्रासेस तो डेफिनेटली कंपैरेटिवली कम ही होने वाला है ना? जितनी ग्रासेस हैं उतने ग्रास हॉपर तो नहीं हो सकते ना। तो इसका मतलब क्या होगा? ग्रास हॉपर्स का जो यहाँ पर बार बनेगा, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर का जो बार बनेगा, वो इन कंपैरिजन टू दी बार ऑफ द प्रोड्यूसर्स थोड़ा सा नैरो होगा, मतलब वो इतना ज्यादा ब्रॉड नहीं होगा जितना कि प्रोड्यूसर का होगा। सिमिलरली ग्रास हॉपर को फीड करने वाले जो फ्रॉग्स प्रेजेंट होंगे उस इकोसिस्टम में, या बर्ड्स होंगी, उनका नंबर ग्रास हॉपर से भी कम होगा। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट बार बनेगा सेकेंडरी कंज्यूमर का, वो इससे भी पतला होगा, राइट? देन उसके बाद फ्रॉग्स को फीड करने वाली जो टॉप कार्निवोर है यहाँ पर, या बर्ड्स को फीड करने वाली जो हॉक है, वो
एक ही है नंबर या फिर बहुत ही कम है नंबर, तो उसकी थिकनेस और भी कम होगी। तो इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने पिरामिड्स को, या फिर इस तरीके से भी। मोर अप्रोप्रिएट डेफिनेटली एल्टोनियन पिरामिड्स ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है, वेयर ईच बार थिकनेस टेल्स अस अबाउट द रिलेटिव अबंडेंस और द बायोमास और द एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा जो पिरामिड बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है। दैट मीन्स जहां पर ब्रॉडर बेस और नैरोअर एपेक्स बन रहा है, दैट मीन्स ये एक टिपिकल अपराइट पिरामिड है। ओके, अगर मैं इसको भी जनरलाइज शेप बनाऊं तो देखो कैसा बन रहा है ये अपराइट पिरामिड। बट जनरली ये अपराइट होता है, बट नॉट ऑलवेज। आई विल टेल यू एन एक्सेप्शन। सो एक्सेप्शनल केस आपको मिलता है इन केस ऑफ अ ट्री इकोसिस्टम। सो वी आर टेकिंग अप द एक्सेप्शनल केस। सो जनरली अपराइट है, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। सो वी विल राइट दिस डाउन, एक्सेप्ट ट्री इकोसिस्टम। हाउ? लेट्स सी। इस ट्री इकोसिस्टम को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इमेजिन करो आपके पास एक ओक ट्री है, ठीक है, वन ओक ट्री, नंबर इज 1। इस ओक ट्री पे प्रेजेंट जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं उनका नंबर कैन बी ह्यूज ना। ट्री अगर ह्यूज है तो ऑब्वियसली वहां पर नंबर ऑफ इंसेक्ट्स कैन बी एज मेनी एज एज इट कैन होल्ड। तो वहां पर 2000 इंसेक्ट लेट्स सपोज प्रेजेंट है। ओके, तो ट्री एक, तो नंबर का जो बार है, प्रोड्यूसर का जो बार है वो कंपैरेटिवली छोटा है। इंसेक्ट जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसका बार मैंने बहुत बड़ा बनाया। देन उसके बाद 2000 इंसेक्ट्स को फीड करने वाले जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, विच आर दी स्पैरोज, लेट्स से ये बर्ड्स हैं, इनका नंबर इंसेक्ट से कम है, 90 है लेट्स सपोज। तो इसका जो बार का विथ होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा देन दी इंसेक्ट्स। और इनको ईट करने वाले जो हमारा टॉप कार्निवोर या फिर कंज्यूमर है वो एक ही हॉक है, तो उसका बार जो है वो रिलेटिवली और भी कम थिकनेस का बनेगा। तो आपने देखा क्या ये कंपैरेटिवली, देखो क्या ये इरेक्ट शेप बना रहा है, क्या ये अपराइट पिरामिड बना रहा है? नो, बिकॉज अगर देखो अगर प्रोड्यूसर नहीं होता तो ये अपराइट ही होता, बट प्रोड्यूसर को भी हमें इंक्लूड करना होगा, उसके बिना इकोलॉजिकल पिरामिड अधूरा है, राइट। तो इसको अगर हम इंक्लूड करते हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आप देखोगे ना तो ये कंप्लीटली इन्वर्टेड है, ना ये कंप्लीटली इरेक्ट है, शेप इन द मिडल आ रहा है, समथिंग लाइक दिस। ऐसा जो शेप मिलता है इसे हम बुलाते हैं दी स्पिंडल शेप। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्री इकोसिस्टम में जिस टाइप का इकोलॉजिकल पिरामिड डेवलप होता है इट वुड बी कॉल्ड अ स्पिंडल शेप्ड pyramid of number. So pyramid of number in case of a tree ecosystem is spindle shape, neither upright nor inverted but in between, which is the spindle shape. So I hope the concept of pyramid of number आपको clearly समझ में आ गया होगा, easy था। अब बढ़ते हैं हमारे next type के pyramid की ओर। तो बच्चों now we'll be taking up the pyramid of biomass। अब पिरामिड ऑफ बायोमास पे हम बढ़े उससे पहले बायोमास क्या होता है जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि नाम बता रहा है बायोमास मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास। इसका मतलब हम यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं द वेट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि फूड चेन में प्रेजेंट किसी भी ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, राइट। सो बायोमास क्या है, द लिविंग वेट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग अ ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन एट एनी टाइम। ओके, तो जब भी हम वेट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन अ ट्रॉफिक लेवल को प्लॉट करते हैं, जनरली आपको पिरामिड हमेशा अपराइट ही मिलेगा। तो जनरली अपराइट मिलता है द पिरामिड ऑफ बायोमास, बट देयर इज एन एक्सेप्शन ऑल्सो। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में जैसे कि सी में आपको ये इन्वर्टेड मिलेगा, बट एक अपराइट का पहले एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम इफ यू सी, प्रोड्यूसर्स सबसे पहले तो बेस बनाएंगे, राइट, पिरामिड का। अब आपको पता है फॉरेस्ट में कितनी डेंस वैरायटी ऑफ आपको प्लांट्स मिलते हैं आपको, चाहे आप हर्बेशियस प्लांट्स कह सकते हो, आप ग्रासेस कह सकते हो, वुडी आपको श्रब्स मिल सकते हैं, ट्री मिल सकते हैं, स्मॉल साइज, मीडियम साइज, टॉप कैनोपी वाले। तो यानी कि इस तरीके से आपको बहुत सारे प्लांट्स मिलते हैं ना फॉरेस्ट, है ना, डेंस जंगल्स की अगर हम बात भी करें। तो प्रोड्यूसर जो होंगे उन सभी का अगर मैं टोटल वेट ऐड कर दूं तो वो सबसे ज्यादा होगा इन केस ऑफ अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनका देखो, पहली चीज तो नंबर भी कम होगा और मास भी कम होगा इन कंपैरिजन टू द टोटल प्रोड्यूसर्स। तो जैसे रैबिट्स हो गए, डियर्स हो गए, दे आर गोइंग टू बी द प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये हर्बीवोर्स हैं उस इकोसिस्टम के, इनका वेट प्रोड्यूसर से कम ही होगा। देन उसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं जो कि किसको खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को, जैसे कि यहाँ पर वुल्फ हो गई, ठीक है। तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर का जो टोटल वेट होगा
in an ecosystem of the forest would be lesser than the primary consumer. और secondary consumer को eat करने वाले जो tertiary consumer हैं, which is the top carnivore lion, let's suppose, तो यहाँ पर इसका weight ये तो और ही कम होता है ना नंबर में, और उनका weight इसलिए भी और भी कम होगा in comparison to the successive trophic levels जो कि डाउन स्ट्रीम मिल रही है आपको. सो इस तरीके से आपने क्या देखा यहाँ पर, आपको एक अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास मिलता है. बट यहीं अगर मैं एक एक्सेप्शन दूं आपको एक्वाटिक इकोसिस्टम का, विच इज द सी, तो लेट अस सी, हम यहाँ पर सी इकोसिस्टम को ले लेते हैं. तो अगर आप सी देखते हो, सो यहाँ पर मैंने लिया है सी इकोसिस्टम. जब आप एक सी इकोसिस्टम को देखोगे तो प्रोड्यूसर्स का वेट सबसे कम होगा. क्यों? एक्चुअली प्रोड्यूसर्स जो हैं वो यहाँ पर होते हैं फाइटोप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन पूरे सी की भी इकट्ठा कर लिया जाए, उनका वेट ले लिया जाए ना, तो सिंस ये इतने टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, इनका इन टोटल वेट भी बहुत कम आएगा. लेट्स सपोज इट कुड बी 4 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर. इतना ही वेट आने वाला है, चाहे कितने भी हम प्रोड्यूसर्स क्यों ना ले लें वहां पर. तो सी इकोसिस्टम में जो फाइटोप्लैंक्टन है वो सबसे छोटे हैं और माइक्रोस्कोपिक है, तो उनका वेट भी इन टोटल व्हेन एग्रीगेटेड आल्सो वो कम आने वाला है. व्हाइल इन फाइटोप्लैंक्टन्स को ईट करने वाले जो हर्बीवोर्स हैं उन्हें हम बुलाते हैं ज़ूप्लैंक्टन्स. वो भी माइक्रोस्कोपिक हैं. प्लैंक्टन वर्ड बताता ही है यहाँ पर कि वो माइक्रोस्कोपिक है, और जू वर्ड बता रहा है कि वो यहाँ पर एनिमल है. फाइटो बताता है कि वो प्लांट्स हैं. तो ये जो ज़ूप्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन्स को ऐड करते हैं, ये भी माइक्रोस्कोपिक है. इनका वेट कंपैरेटिवली फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा होगा, बट इन कंपैरिजन टू द प्राइमरी कार्निवोर, यानी कि जो फिशेस इन फाइटोप्लैंक्टन्स को खाती हैं, वो कंपैरेटिवली यहाँ पर इनका कम ही होगा. सो इनका वेट लेट्स सपोज 8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर है. सिमिलरली इन हर्बीवोर्स यानी कि इन ज़ूप्लैंक्टन्स को ईट करने वाली स्मॉल फिशेस का जो टोटल वेट होगा वो कंपैरेटिवली ज़ूप्लैंक्टन से ज्यादा होगा, राइट. इस तरीके से तो प्राइमरी कार्निवोर हो गया, या फिर हमारा ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया. एंड सेकेंडरी कार्निवोर जो कि हमारा टर्शियरी कंज्यूमर है, वो होंगी लार्ज फिशेस जो कि स्मॉल फिश को खाती हैं. इन सब का वेट मिला के स्मॉल फिश से ज्यादा ही होगा. इसका मतलब लेट्स सपोज 16 ग्राम पर मीटर स्क्वायर है. तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देख रहे हो जैसे जैसे हम यहाँ पर पिरामिड के बेस से एपेक्स की तरफ जा रहे हैं, तो जो विड्थ है ऑफ ईच बार वो इंक्रीज करती जा रही है सक्सेसिवली. एंड इसीलिए जब आप एक पिरामिड देखोगे तो आपको पिरामिड कुछ इस तरीके से इन्वर्टेड पिरामिड नजर आएगा, जिसका कि बेस यहाँ पर नैरो है और एपेक्स इज गोइंग टू बी ब्रॉड. ऐसा पिरामिड होता है इन्वर्टेड पिरामिड. तो आपको यहाँ पर एक्वाटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास मिलता है. सो डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट. दिस इज एन एक्सेप्शनल. जब भी बच्चों एक्सेप्शन आते हैं, डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर देम, क्योंकि उनको ही याद करना है. एक्सेप्शन पे ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं. तो पिरामिड ऑफ बायोमास जनरली अपराइट है, बट इन केस ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम लाइक द सी इकोसिस्टम, आपको ये इन्वर्टेड मिलेगा. Got this? So with this we end up with the pyramid of biomass now. और lastly अब हमारे पास बचा है सिर्फ pyramid of energy. आइए उसको भी देखते हैं. तो बच्चों, taking up the last type of ecological pyramid जिसका नाम है pyramid of energy now. So pyramid of energy हमें क्या represent करता है? It tells us कि भाई इकोसिस्टम में जो फूड चेन चल रहे हैं उन पे प्रेजेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में कितनी टोटल एनर्जी अवेलेबल है, राइट. सो इट इंडिकेट्स द टोटल एनर्जी प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन, राइट. ओके, और याद रखने वाली बात क्या है बच्चों, ये हमेशा अपराइट होता है, हमेशा सीधा मिलेगा. इट इज नेवर गोइंग टू बी इन्वर्टेड और स्पिंडल शेप, राइट. सो इट इज ऑलवेज अपराइट विदाउट एनी एक्सेप्शन. पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट है. और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपने 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर तो देखा था ना, जहां हमने देखा था फूड चेन में हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो भी एनर्जी स्टोर होती है उसका केवल 10% ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे पास ऑन होता है ना, और बाकी 90% हमेशा डिसिपेट हो जाता है इन द एनवायरनमेंट एंड इट इज लॉस्ट एज हीट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, राइट. तो आपने क्या देखा, जब भी हम ट्रॉफिक लेवल पे इंक्रीज करते जाते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड से थर्ड से फोर्थ, सो एनर्जी कंटेंट सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज करता है क्योंकि उसका सिर्फ 10% ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे पास होगा. तो इट इज ऑलवेज अपराइट. द रीजन बिकॉज एनर्जी कंटेंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विथ ईच ट्रॉफिक लेवल, राइट. इसीलिए तो देखा हमने यहाँ पर प्रोड्यूसर्स पे अगर 100% एनर्जी अवेलेबल है आफ्टर फोटोसिंथेसाइजिंग, तो 100% ऑफ केमिकल एनर्जी जो फूड की स्टोर है प्रोड्यूसर लेवल पे, उनको जब प्राइमरी कंज्यूमर्स ईट करते हैं विच आर दी हर्बीवोर्स, उनमें केवल 10% ही पास होता है. यानी कि 10% ऑफ 100% वुड बी द
10 ओनली, राइट। फिर उसके बाद इस प्राइमरी कंज्यूमर पे ये जो 10% था, इसका भी 10%, यानी कि सिर्फ 1% कहाँ पास ऑन होगा, टू द सेकेंडरी कंज्यूमर, राइट। सेकेंडरी कंज्यूमर पे 1% था, इसका भी 10%, 0.1% आपको टर्शरी कंज्यूमर पे मिलेगा। और हर एक लेवल पे जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी थी वो लॉस्ट हो जाती है इन द एनवायरमेंट एज हीट। ओके एंड बाकी की एनर्जी जो है वो डिकम्पोजर्स के पास भी जाती है, जो कि इनकी डेड बॉडीज को फीड ऑन करते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा अपराइट मिलेगा as it follows the 10% law of energy transfer, right? So with this we end up with the various type of ecological pyramids. अब ये ecological pyramid से related कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है, दैट इज इट्स लिमिटेशंस। तो ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं बच्चों। देखो पहला लिमिटेशन क्या है, ये उन स्पीशीज को अकाउंट में नहीं लेता है। जब इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनाए जाते हैं तो उन स्पीशीज का अकाउंट नहीं दे पाता है जो कि अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं इन 2 डिफरेंट फूड चेन्स, right? So it does not take into account the same species occupying 2 or more trophic levels in the different food chains. Secondly, ये सिर्फ सिंपल फूड चेन्स को ही अकाउंट में लेता है। दैट मीन्स इट टेक्स प्लेस, या फिर ये सिंपल फूड चेन के बेसिस पे ही बनाया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स फूड चेन जैसे कि जिनको हम यहाँ पर फूड वेब्स बुलाते हैं, जो कि मोर रियलिस्टिक है नेचर, बिकॉज नेचर में सिंपल फूड चेन्स एग्जिस्ट करती ही नहीं है, राइट। वहां पर फूड वेब्स यहाँ पर आप देखोगे एनवायरमेंट में आपको मिलते हैं मोर कॉमनली। तो रियलिस्टिक अप्रोच इज फूड वेब, जिनको कि ये एल्टोनियन पिरामिड्स या फिर जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं उनको कंसीडर ही नहीं करते हैं। एंड लास्टली, इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स में जो डिकम्पोजर्स हैं, जो कि सैप्रोफाइट्स हैं, उनको कोई प्लेस ही नहीं दी गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग डिकम्पोजर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम की फंक्शनिंग के लिए, उनको यहाँ पर कोई प्लेस ही नहीं मिली। इसीलिए ये सर्टेन लिमिटेशन है जिसकी वजह से इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं है इन रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। सो आई होप विद दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स आपको क्लियरली समझ आया होगा। तो बच्चों अब हम फाइनली बढ़ते हैं टुवर्ड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज सेशन, जो कि है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जो कि बनाता है द 4th फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, राइट। और इसको हमें बहुत ही ब्रीफली कवर करना है बिकॉज ये हमारे सिलेबस से रिमूव हो चुका है फॉर नीट 2024। सो लेट्स सी हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग वर्क्स। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हमने देखा था डिकम्पोजिशन के टाइम पे जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिकम्पोजर्स रिलीज कर देते हैं बैक इनटू द सॉइल। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो कभी भी लॉस्ट नहीं होते हैं फ्रॉम एन इकोसिस्टम, दे आर नेवर लॉस्ट फ्रॉम एन इकोसिस्टम। इंस्टेड दे आर रिसाइकिल्ड ओवर एंड अगेन इनडेफिनेटली, मतलब वो हमेशा रिसाइकिल ही होते रहते हैं। न्यूट्रिएंट सॉइल में अवेलेबल हैं तो प्लांट्स उसका इस्तेमाल करके फूड बना लेगी। फूड जो है वो एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करके रखा जाएगा। अब जब भी फूड चेन में ये फूड जो है ट्रांसफर होता रहता है तो एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है, राइट। एंड फाइनली जब भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड चेन के दौरान मरता है तो उसके जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका वापस से डिकम्पोजिशन होता है बाय डिकम्पोजर्स, और ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वापस से रिसाइकिल होकर सॉइल में आ जाते हैं। सो ये साइकिल चलती रहती है। दैट मीन्स न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंटिन्यूसली साइकिल करते रहते हैं, रिसाइकिल करते रहते हैं इन दी इकोसिस्टम, फाइन, इनडेफिनेटली ओवर एंड ओवर अगेन। नाउ इसी मूवमेंट को of the nutrients या फिर न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम के कंपोनेंट से पास ऑन होते होते इनकी रीसाइक्लिंग की प्रोसेस को ही हम बुलाते हैं द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और यहीं पर वर्ड जो आता था स्टैंडिंग स्टेट आपको याद रखना है। स्टैंडिंग स्टेट क्या बताता है, जैसे कि मैंने बताया था, ये बताता है कि किसी भी टाइम पर सॉइल में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका कितना अमाउंट है, चाहे कैल्शियम हो, चाहे सल्फर हो, चाहे कार्बन हो, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं इनका कितना अमाउंट, कितना न्यूट्रिएंट अवेलेबल है सॉइल के अंदर एट अ गिवन टाइम, वो बताता है द स्टैंडिंग स्टेट। और वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंटिन्यूसली जो है रिसाइकिल करते रहते हैं थ्रू द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है हमारा चैप्टर इकोसिस्टम। आई होप इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे आपके क्रिस्टल क्लियर। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हो लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।